हरे हरे आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नो हरे हरे श्री राम जय राम जय जय। कमल का यह एमए का अंतिम वर्ष था। परीक्षा में सिर्फ 2 महीने बाकी थे, लेकिन देखते ही देखते ये 2 महीने भी बीत गए। परीक्षा समाप्त हो गई थी। परीक्षा फल के प्रति कमल के मन में कोई आशंका नहीं थी। वह बहुत प्रसन्न था। अब वह नलिनी से मिलने के लिए व्यग्र हो रहा था। कमल इसी सोच विचार में पड़ा था कि तभी उपेंद्र आया। उपेंद्र कमल का अभिनंदन मित्र और सहपाठी था। परीक्षा के पहले से ही दोनों कहीं घूमने की योजना बनाए हुए थे। उपेंद्र ने आते ही कमल को उसकी याद दिलाई। कमल ने अनन्य मनस्क होकर पूछा, कहाँ जाओगे? लेकिन उपेंद्र के दिमाग में कहाँ जैसा प्रश्न नहीं था। उसका निश्चित स्थान था और कमल को भी वहीं ले जाना चाहता था। फिर वह ऊपरी मन से बोला, तुम्हारा कहाँ जाने का विचार है? कमल बोला, मेरी इच्छा हिमालय की तुषार धवल सुषमा को देखने की है। फिर समझाते हुए बोला, समझो कि इस यात्रा में पूरे उत्तराखंड का भ्रमण हो जाएगा। मंदाकिनी और अलकनंदा के सुरम्य तटों के साथ हमारी यात्रा भी चलती जाएगी। सज्जनों, अगर इच्छा होगी तो बद्रीनारायण देखने के बाद हम लोग कैलाश की चोटी को देखाएंगे और मानसरोवर से राजहंस का कलकुंजन सुनाएंगे। आवाज की दुनिया के दोस्त को कमल की इस चमत्कारपूर्ण व्याख्यान को सुनकर उपेंद्र बोला, तुमने इतना सजीव वर्णन सुना दिया कि मैं अभी भी हिमालय की वादियों में विचरण करने लगा। तुम्हारा तो सारा संस्कार कवियों वाला है। उस प्रकृति की गोद में किसी करुण दृश्य को देखकर कहीं तुम्हारे कंठ से भी कविता न फूट पड़े। हरे हरे, अब तुम बेवकूफ बनाने लगे। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात का डर हो रहा है। उपेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, तुम प्रकृति के प्रेमी हो, कहीं मानसरोवर के किनारे धुनी रमा दिया तब तो हुआ। कमल हंसते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी तरफ से भी आश्वस्त नहीं हुआ जा सकती, आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है। सो क्यों? उपेंद्र ने उत्सुकता से पूछा। यही कि वहाँ की हर एक वस्तु आकर्षक होती है। कहीं उस सांप की तरह जिसे चंदन का पेड़ मिल जाए। कहीं तुम भी घर आंगन भूल कर वहीं मस्त हो गए, तब क्या होगा? दोनों की समवेत हंसी से वातावरण गूंज उठा। मित्रों, कुछ देर बाद उपेंद्र ने प्रश्न किया, तो फिर क्या निश्चय किया? मैंने तो अपना कह ही दिया। कमल ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, तुम तो प्राकृतिक सौंदर्य देखने ले जाना चाहते हो। इस बार चलो, दूर के सौंदर्य पर तुम इतना आकर्षित होते हो तो एक बार छोटा नागपुर चलकर देखो कि प्रकृति कैसे अपनी अतुलनीय सुंदरता बिखेर रही है। छोटी छोटी पहाड़ी, कल कल छल छल करती नदियां, जगह जगह पर झरने का संगीतमय स्वर, रमणीय प्राकृतिक उपवन। सच कहता हूँ, तुम विभोर होकर डूब जाओगे। सिंदूर जैसी धरती, बस बस हो गया। अभी तो तुमको सीमंत और सिंदूरी सूझेगा। प्राकृतिक सुंदरता का इतना वर्णन कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारी सीमंतनी कहाँ है। उपेंद्र प्रसन्न होकर बोला, इसी कारण तो कहता हूँ कि चलो, उनसे भी मिल लोगे। तुम्हारे लिए भी कोशिश पैरवी कर दूंगा। कमल थोड़ा गंभीर हो गया। नलिनी के सघन बालों के बीच छिटकती बिजली की रेखा जैसी सीमंत उसकी आंखों के सामने नाच उठी। कुछ दिनों के बाद वे सिंदूर से जगमगा उठेगी, जैसे अंधेरी रात में किसी ने घी का दीप जला दिया है। रात ढल के रहेगी। उसकी आंतरिक प्रसन्नता होठों पर मुस्कान बनकर फैल गई। इच्छा हुई कि उपेंद्र से सारी बात कह दे, लेकिन शर्म से हिचकता रहा था। इस कहानी के रहस्य को अचानक प्रकट करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब तक उपेंद्र ने जिज्ञासा की, फिर कब चल रहे हो? कमल चुप रहा। अभी उल्लास की जो दीपशिखा उसके कोमल हृदय में जल रही थी, उसमें अधिक से अधिक स्नेह की जरूरत थी। अचानक उसे अपनी प्रेयसी के लिए उपहार ले जाने की बात याद आई। अच्छा रिजल्ट का उपहार लेकर, लेकिन रिजल्ट आने में अभी 2-3 महीने की देरी थी। तब वह इधर ही समय बिताया जा सकता था। इंतजार की घड़ी अधिक मीठी होती है, आवाज की दुनिया के दोस्तों। और उसने उपेंद्र से कहा, ठीक है, कल ही चलेंगे।
इस तरह कमल और उपेंद्र की यात्रा बिना कठिनाई के समाप्त हुई। ये अलग कथा है। उपेंद्र के ससुर रमेश बाबू छोटा नागपुर के एक शहर चाईबासा में सरकारी मुलजिम थे। कुछ ही दिनों में कमल रमेश बाबू के परिवार में घुल मिल गया। नदी के किनारे एक छोटा सा बंगला, जहाँ से रात को मौन को तोड़ती पाथर पर नदी के कलकल ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती थी। नदी के उस पार सुदूर फैली पहाड़ी और उसकी गोद में फैले वनों की हरियाली की अनुपम सुंदरता, प्रकृति की रमणीयता के प्रति कमल आकर्षित होता गया। सज्जनों, पुण्यात्माओं, लेकिन उसे रमेश बाबू ने इससे अधिक आकर्षित किया। रमेश बाबू और उनके परिवार का अनन्य स्नेह कमल को मिला। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वे अपने घर से दूर है। आत्मीयता का सूत्र मजबूत होने पर लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इन कुछ दिनों के संपर्क में ही जैसे वह उस परिवार का अभिन्न सदस्य बन गया हो। माता पिता के स्नेह से वंचित कमल को यह महसूस में देरी नहीं लगी कि माता पिता का स्नेह कितना मधुर और कोमल होता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, उपेंद्र की सासू का प्यार तो हमेशा के लिए उसके हृदय में बस गया। रमेश बाबू के परिवार में उन दिनों पति पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी कुसुम से उपेंद्र की शादी हुई थी। पहले तो वह कमल से संकोच करती थी, लेकिन उपेंद्र की चतुरता से उसे कमल के सामने आना पड़ा। धीरे धीरे लज्जा का ये व्यवधान कमजोर पड़ने लगा और कृष्ण पक्ष के चांद की तरह पूर्ण समाप्त हो गया। लेकिन शेफाली बहुत दिनों तक शर्माती रही। बहन के साथ वह कमल के सामने आती थी, लेकिन सुंदरता की मूर्ति बनी चुपचाप बैठी रहती थी। उपेंद्र की साली होने के कारण कमल कभी कभी उससे मजाक कर लेता था तो वह शर्मा कर भाग जाती थी। एक दिन उपेंद्र और कुसुम कहीं टहलने गए थे और छोटा भाई भी स्कूल से नहीं आया था। कमल कोई किताब पढ़ने में लीन था। तभी मेज पर कुछ रखने की आवाज हुई। कमल ने मुड़कर देखा तो शेफाली शर्माती हुई बोली, आपका जलपान है। कमल कुछ देर तक वैसे ही देखता रहा, फिर उठकर बैठते हुए बोला, अच्छा, इतने दिनों के बाद आप आज मुझसे बोली हैं। हरे हरे। शेफाली शर्मा कर जाने लगी, लेकिन कमल के आग्रह पर उसे लौटना पड़ा। वह बगल की कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। कमल चाय पीते हुए बोला, वे लोग टहल कर नहीं आए हैं क्या? अभी आएंगे। शेफाली व्यंग से मुस्कुराती हुई बोली। सो क्यों? जानबूझकर कमल ने प्रश्न किया और शेफाली शर्मा कर निरुत्तर हो गई। लेकिन एक बात जरूर है, अब कमल उपेंद्र और कुसुम के बीच बातचीत में शेफाली भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने लगी। शेफाली की उम्र 14-15 वर्ष की होगी। इसी वर्ष उसने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी थी। मित्रों, उसकी हर एक बात से उसकी प्रतिभा का परिचय मिलता था। उस दिन तो इस कांतिमयो का अपूर्व संस्कार देखकर कमल मुग्ध हो गया था। वो अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही थी। कमल उपेंद्र और कुसुम के बीच पहले से ही बात चल रही थी। विषय था छोटा नागपुर की सामाजिक स्थिति। कमल का ये कहना था कि यहाँ के लोग अभी बहुत पिछड़े हैं। अभी इनमें शिक्षा की कमी है, जिसके कारण राजनीतिक चेतना का अभाव है। बातचीत का क्रम चल ही रहा था कि शेफाली आ गई। विषय का सूत्र पकड़ने में उसे देरी नहीं लगी। उसने कमल से प्रश्न किया, पिछड़े से आपका तात्पर्य क्या है? कमल मुस्कुराते हुए बोला, देखती नहीं है कि यहाँ के लोग रहन सहन में कितने पिछड़े हैं। इन लोगों को देखकर समाज की आदिम युग की कल्पना की जा सकती है। वैसे भी असभ्य। बीच में बात काट हुई शेफाली बोली, अगर आज आधुनिक सभ्यता को सभ्यता का मानदंड माने तो इसका असभ्य रहना ही अच्छा है। कमल ने उत्सुकता से पूछा, आपका मतलब है? शेफाली थोड़ी समझते हुए बोली, आधुनिक सभ्यता का वरदान हम लोगों को क्या मिला? चोरी, बेईमानी और आपसी रंजिश। इस दृष्टि से मैं इन्हीं लोगों को सभ्य मानती हूँ। यहाँ आप चोरी का नाम नहीं सुनेंगे, बदमाशों से नहीं मिलेंगे। इन लोगों की निष्ठुरता किसका मन नहीं मोलेगी। वहाँ पर तो लोग अपकीर्ति दिखाते हैं। एक कीर्ति खराब है। नरसुई भांग जीरा में गई,
आवाज की दुनिया के दोस्तों। लेकिन अब ये अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। सभ्य लोगों के संपर्क में आकर अब ये लोग भी वही पाठ पढ़ रहे हैं जिससे आप लोग सभ्यता का नाम देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक मीठा सा सब्सक्राइब फ्री है आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।